नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हमारा मकसद उत्तर की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों से लेकर दक्षिण के समंदर के किनारों तक जाना है, ताकि हम भारत की इस कमाल की भौगोलिक विविधता को करीब से समझ सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज हमारा रास्ता कैसा रहेगा। हम 5 मुख्य हिस्सों से होकर गुजरेंगे। पहला, विशाल उत्तरी पर्वत। दूसरा, विस्तृत उत्तरी मैदान। तीसरा, प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, विविध तटीय मैदान। और आखिर में सुदूर द्वीप समूह। तो नंबर 1, विशाल उत्तरी पर्वत। चलिए इस उपमहाद्वीप की छत से शुरुआत करते हैं, जो दुनिया की कुछ सबसे ताकतवर प्राकृतिक शक्तियों की वजह से बनी है। अब ये पहाड़ बने कैसे? इसकी कहानी सच में किसी फिल्म से कम नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, आज से करीब 5 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट गोंडवाना नाम के एक विशाल भूभाग से टूट के अलग हो गई। फिर वो उत्तर की ओर खिसकते हुए सीधे यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। इस महाटकराव ने समुद्र तल को ऊपर की ओर धकेल दिया, जिससे हिमालय जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। और सबसे दिलचस्प बात, ये प्लेटें आज भी एक दूसरे को धकेल रही हैं। जी हाँ, इसका मतलब है कि ये पहाड़ आज भी हर साल थोड़ा थोड़ा ऊंचे हो रहे हैं। अगर हम हिमालय को उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो इसे 3 अलग अलग समानांतर हिस्सों में आसानी से बांट सकते हैं। सबसे ऊपर है हिमाद्री या महान हिमालय, जहां साल भर बर्फ से ढकी रहने वाली विशाल चोटियां हैं। इसके ठीक नीचे आता है हिमाचल, जहां के इलाके ऊबड़ खाबड़ हैं और हमारे मशहूर हिल स्टेशन मौजूद हैं। और सबसे नीचे है शिवालिक की पहाड़ियां, जो इन सब में सबसे नई हैं। यहीं पर वो समतल तल वाली घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें दून कहा जाता है, जैसे कि हमारा प्रसिद्ध देहरादून। यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात देखने को मिलती है कि कैसे वहाँ का भूगोल वहाँ रहने वालों की संस्कृति को तय करता है। बाएं तरफ देखिए, ये हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक काठकुनी घर हैं। इन्हें लकड़ी और पत्थर की आपस में गुंथी हुई परतों से इतनी समझदारी से बनाया जाता है कि ये भूकंप के झटकों को आसानी से सह सकें। और दाईं तरफ मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस या जीवित जड़ों के पुल हैं। भारी बारिश वाले इस इलाके में लोग रबर के पेड़ों की जड़ों को बांस के ढांचे के सहारे दिशा देकर नदियों के ऊपर पुल बना देते हैं। वाकई प्रकृति के साथ तालमेल का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या हो सकता है। नंबर 2, विस्तृत उत्तरी मैदान। अब इन ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और नदियों के बहाव के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों की बर्फ पिघलने से बनने वाली ये नदियां करोड़ों लोगों के लिए जीवन रेखाएं हैं। यहाँ एक जबरदस्त विरोधाभास या कहें एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। बाईं तरफ है गंगा का उपजाऊ और पानी से भरपूर मैदान। ये इलाका लाखों सालों से नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा होने से बना है, जो खेती के लिए वरदान है। लेकिन इसके ठीक पश्चिम की ओर दाईं तस्वीर में देखिए, ये विशाल भारतीय मरुस्थल यानी थार रेगिस्तान है। एकदम सूखा, रेतीला और कठोर इलाका, जहां बारिश का नामो निशान बहुत कम है। लेकिन थार के लोगों की सूझबूझ तो देखिए। इस कठोर रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए उन्होंने सदियों से बारिश के पानी को सहेजने के कमाल के तरीके इजाद किए हैं। यहाँ लोग कुंड और टांका बनाते हैं, जो असल में अंडरग्राउंड टैंक होते हैं। इसके अलावा जोहड़ जैसे कच्चे बांध और बावड़ी यानी सीढ़ीदार कुएं भी बनाए जाते हैं। ये सब मिलकर इस बात को पक्का करते हैं कि जमीन के अंदर पानी का स्तर बना रहे। और ये तस्वीरें बड़ी खूबी से दिखाती हैं कि कैसे एक ही अक्षांश पर यानी एक ही लैटिट्यूड पर 2 बिल्कुल अलग तरह के पर्यावरण मौजूद हो सकते हैं। एक तरफ जहां रेगिस्तान में पानी की एक एक बूंद जुटाने के लिए मीलों चलना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ उत्तरी मैदानों की उपजाऊ जमीन पर हार्वेस्टर मशीनों से बड़े पैमाने पर खेती हो रही है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि इंसान पर्यावरण के हिसाब से खुद को कैसे ढाल लेता है। नंबर 3, प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी मैदानों से आगे बढ़ते हुए अब हम कदम रखते हैं इस उपमहाद्वीप के सबसे पुराने हिस्से में। यहाँ की भौगोलिक बनावट बहुत ही नाटकीय और खूबसूरत है। नर्मदा नदी का ये धुआंधार जलप्रपात इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। इस पठार की नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं, वो छोटी और काफी तेज होती हैं। वे पुरानी और कठोर चट्टानों के बीच संकरी घाटियों से होकर गुजरती हैं, जिससे इस तरह के शानदार और धुंध भरे झरने बनते हैं। असल में ये जो पुराना लावा पठार है, ये भारत के औद्योगिक विकास की असली रीढ़ है। ये इलाका लौह अयस्क, मैग्नीज, कोयला और बॉक्साइट जैसे खनिजों से भरा पड़ा है। साथ ही इसके दक्कन वाले हिस्से में सदियों पुरानी ज्वालामुखी गतिविधियों की वजह से काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास उगाने के लिए एकदम परफेक्ट है। और हाँ,
ये समृद्ध इलाका गोंड और भील जैसे कई प्राचीन आदिवासी समुदायों का घर भी है, जिनका जीवन इन जंगलों से गहराई से जुड़ा हुआ है। अब इस पठार के पश्चिमी किनारे पर मौजूद पश्चिमी घाट की तो बात ही कुछ और है। यहाँ की जैविक विविधता सच में हैरान करने वाली है। इन दुर्लभ कुरिंजी के फूलों को ही देख लीजिए, जो 12 साल में सिर्फ एक बार खिलते हैं और पूरी पहाड़ियों को नीले रंग में रंग देते हैं। और यहाँ ये शेर जैसी पूंछ वाला मकाक बंदर भी पाया जाता है, जो अब लुप्त होने की कगार पर है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल ये पूरा क्षेत्र भारत के मौसम को तय करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। नंबर 4, विविध तटीय मैदान। अब हम जमीन के बीचों बीच से निकलकर किनारों की तरफ चलते हैं, जहां ये प्रायद्वीपीय पठार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जाकर मिलता है। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि पश्चिमी और पूर्वी तटों के बनने का तरीका एकदम अलग है। बाईं तरफ पश्चिमी तट की सैटेलाइट तस्वीर देखिए। यहाँ समंदर का ज्वार इतना तेज होता है कि वो नदी की गाद को बहा ले जाता है, जिससे गहरी एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख बनते हैं। लेकिन दाईं तरफ बंगाल की खाड़ी का पानी अपेक्षाकृत शांत है। वहां नदियां अपना सारा सिल्ट आराम से जमा कर देती हैं, जिससे पूर्वी तट पर विशाल और बहुत उपजाऊ डेल्टा बनते हैं। पश्चिमी तट की बात करें तो ये काफी कटा फटा है और इसी वजह से यहाँ प्राकृतिक बंदरगाह और संकरी झीलें बन पाई हैं। केरल के ये खूबसूरत बैकवाटर्स इसी का नतीजा हैं। पानी के इन रास्तों पर तैरती ये पारंपरिक हाउसबोट्स सिर्फ पर्यटकों को ही नहीं लुभाती, बल्कि सदियों से ये यहाँ की स्थानीय जिंदगी और व्यापार का एक बेहद अहम हिस्सा रही हैं। नंबर 5, सुदूर द्वीप समूह। अपने सफर को पूरा करने के लिए चलिए अब मुख्य जमीन से दूर समंदर में चलते हैं, भारत के 2 बहुत ही अलग तरह के द्वीप समूहों को देखने के लिए। मजेदार बात यह है कि इन दोनों द्वीप समूहों के बनने की कहानी एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान और निकोबार हैं, वो असल में समंदर में डूबे हुए विशाल ज्वालामुखी पर्वतों की चोटियां हैं। जैसे कि ये बैरन द्वीप, जो भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है। इसके ठीक उलट अरब सागर में मौजूद लक्षद्वीप पूरी तरह से छोटे छोटे प्रवाल जीवों यानी कोरल के कठोर कंकालों से बना है, जो हजारों सालों में जमा होकर इन खूबसूरत द्वीपों में बदल गए हैं। अंत में इस उपमहाद्वीप का आकार और भविष्य। हमने भारत के शानदार भौगोलिक विविधता को तो देख लिया, लेकिन अब ये देखना जरूरी है कि इन जगहों पर आज आधुनिक दुनिया का क्या असर पड़ रहा है। दुर्भाग्य से विकास की एक बहुत भारी कीमत हमारी प्रकृति को चुकानी पड़ रही है। स्रोत सामग्री में कई गंभीर खतरों की तरफ इशारा किया गया है। उत्तरी मैदानों की जीवन रेखा गंगा आज भारी औद्योगिक कचरे की वजह से जूझ रही है। और जरा इस तस्वीर को देखिए, हिमालय की जिन चोटियों को कभी पवित्र और बेदाग माना जाता था, वहां आज पर्वतारोहियों द्वारा छोड़ा गया कचरा जमा हो रहा है। यही कचरा अंत में उन्हीं नदियों को प्रदूषित करता है जो बहकर करोड़ों लोगों तक पहुंचती हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे आधुनिक दुनिया का दबाव बढ़ता जा रहा है, ये प्राचीन भू आकृतियां भविष्य में उस विशाल और विविध जीवन को कैसे बचाए रखेंगी जो पूरी तरह से इन्हीं पर टिका है। ये सच में हम सब के लिए गहराई से सोचने का विषय है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Be sure to like this video, share and comment below, and don't forget to subscribe to Jonas Creation 25.